हेलो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंट्रास्ट मीडिया। एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंट्रास्ट मीडिया के अंदर पे हम पढ़ेंगे कि हमारे पास में जो कंट्रास्ट मीडिया हमने अभी तक पढ़े हैं, जिनको हम रेडियोलॉजी के अंदर पे यूज कर रहे हैं, ये कंट्रास्ट मीडिया हमारी बॉडी के अंदर पे जाके किस किस तरीके के रिएक्शन शो करेंगे। देखो, हम ये जो कंट्रास्ट मीडिया यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसको हम इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि इसका हमें बेनिफिट हो, क्योंकि ये हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ये ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे पास में हमारी बॉडी के अंदर पे जाके हमारी बॉडी के या ऑर्गन की डेंसिटी को इनहेंस करते हैं, इमेज क्वालिटी में हमें फायदा देते हैं, जिससे हम डायग्नोस कर सके। लेकिन ये बॉडी में जाके कुछ रिएक्शंस भी करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शंस भी करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए, आजकल जो कंट्रास्ट मीडिया यूज हो रहे हैं वो ऐसे कंट्रास्ट मीडिया आ गए हैं, या तो लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया है या आइसोस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया है। तो दैट मीन अब रिएक्शन होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो गए हैं। क्या हो गए? बहुत कम हो गए, क्योंकि आइसोस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया, उनकी जो ऑस्मोलैलिटी वो एज कंपैरिजन ब्लड प्लाज्मा की है, तो उनके रिएक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी बॉडी के साथ में रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि जो हमारे पास में हमारा कंट्रास्ट मीडिया होगा वो कौन कौन से हार्मफुल रिएक्शंस हमारी बॉडी में शो कर सकता है, कौन कौन सी चीजों से हमें दिक्कत हो सकती है और कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है। हम ये भी देखेंगे कि कितना सीवियर हो सकता है, कितना माइल्ड हो सकता है, कितना मॉडरेट होता है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे जो हम टॉक्सिसिटी देख रहे हैं कंट्रास्ट मीडिया की, वो हम तीन चीजों में देख सकते हैं। कि हमारे पास में हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि ऑस्मोलैलिटी को लेके, है ना। तो यहाँ पे जो हमें टॉक्सिसिटी दिखाई देगी कंट्रास्ट मीडिया की, वो हो सकती है हाइपर ऑस्मोलैलिटी की वजह से। मतलब अगर हमारी ऑस्मोलैलिटी ज्यादा है या उसकी ज्यादा ऑस्मोलैलिटी होने की वजह से कौन कौन से रिएक्शन होंगे, ये हम देखेंगे। उसके बाद में कीमोटॉक्सिसिटी एक्शन हमें देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे हमने जो केटाइंस यूज किए हैं उनकी वजह से हमें कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है, या फिर हमारे पास में इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन कौन से होंगे, मतलब कि बॉडी के अंदर पे कौन कौन से एलर्जिक रिएक्शन हमारी बॉडी के साथ में होंगे। वो सारी चीजों को हम यहाँ पे आज देखेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में जो है कि हमारा जो हाइपर ऑस्मोलैलिटी है। देखो, हमने यहाँ पे जो है कुछ डिजीज यहाँ पे लिखी है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीज है जो इसकी वजह से हो सकती है, बट मोस्ट कॉमन मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि हाइपर ऑस्मोलैलिटी की वजह से, मतलब कि ऑस्मोलैलिटी ज्यादा होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर पे हमारा जो कंट्रास्ट मीडिया है वो कौन कौन से रिएक्शन कर सकता है। तो यहाँ पे जो एरिथ्रोसाइट है वो हमारे डैमेज हो सकते हैं। मतलब जो हमारे पास में एरिथ्रोसाइट सेल है, उनके जो सेल मेम्ब्रेन है उनको ये रप्चर कर देता है, डिसरप्चर कर देता है, जिसकी वजह से वो हमारे पास में यहाँ पे डैमेज हो जाते हैं। उसके बाद में वेसो डायलेटेशन यहाँ पे हो सकता है, मतलब कि जो हमारी वेसल्स है, वेसल्स का डायलेटेशन यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट की अगर बात करें तो ये हमारे पास में कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट भी कर सकता है, मतलब कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बीपी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। उसके बाद में हमारा वेस्कुलर पेन, मतलब कि हमारी जो वेन्स है, हमारी जो आर्टरीज है, उनके अंदर पे पेन होगा। उसके बाद में थ्रोम्बोसिस ये कर जाएगा, ऑस्मोलैलिटी की वजह से थ्रोम्बोसिस भी होता है। ठीक है ना। थ्रोम्बोसिस का मतलब कि हमारे पास में हमारी आर्टरी के अंदर पे ही ये क्लोट हो जाएगा, ब्लड को क्लोट कर देगा। ठीक है ना। या रीनल इफेक्ट कर देगा, मतलब कि हमारे पास में हमारे जो रीनल सेल होंगे, रीनल सेल को ये क्या कर देगा? डैमेज कर देगा। तो रीनल सेल भी हमारे क्या हो जाएंगे? डैमेज हो जाएंगे। ठीक है ना। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे ऑस्मोलैलिटी की वजह से आ सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें कीमोटॉक्सिसिटी इफेक्ट की, तो कीमोटॉक्सिसिटी इफेक्ट हमारे पास में केटाइन की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? केटाइंस की वजह से होते हैं। और यहाँ पे जो केटाइन हम यूज करते हैं वो हमारे पास में सोडियम है ना। तो सोडियम की वजह से यहाँ पे ज्यादातर रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट। ये हमारे पास में जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है उसके अंदर पे इफेक्ट क्रिएट करता है। अभी आपको पता है ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में। जो हमारे पास में मायोकार्डियल सेल है, मायोकार्डियल सेल के अंदर पे ये इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है। जो हमारे कैपिलरी एंडोथीलियम सेल्स होते हैं उनके अंदर पे ये जो है इफेक्ट्स क्रिएट कर सकता है। आरबीसीज के अंदर पे, मतलब रेड ब्लड सेल के अंदर पे, किडनी के अंदर पे, मतलब कि जो हमारे पास में ट्यूबुलर सेल होते हैं, ट्यूबुलर सेल को ये डैमेज कर सकता है। ठीक है ना। हाँ, तो ये भी हमें बात याद रखनी है। ठीक है। तो ये सारे क्रिएट्स जो हमारे पास में इफेक्ट्स क्रिएट होंगे, ये हमारे कीमोटॉक्सिसिटी की वजह से होंगे। अब ये सोडियम हमारे पास में केटाइन यूज हो रहा था, जिसकी वजह से ज्यादा रिएक्शन देखने को मिलते हैं। अब इसकी जगह पे ज्यादातर क्या यूज करना स्टार्ट कर दिया है? मैग्ल्यूमाइन यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ये भी देखो हमारे पास में केटाइन है, रिएक्टेबल है, लेकिन अगर देखा जाए सोडियम के कंपैरिजन में तो मैग्ल्यूमाइन का जो रिएक्शन होने के चांसेस है वो कैसे हैं? कम है।
ठीक है, तो इसी वजह से सोडियम की जगह मैग्लियोमाइन को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में अगर देखा जाए इम्यूनोलॉजिकल जो हमारे रिएक्शंस हैं जिनको हम एलर्जी कहते हैं, ठीक है ना, तो एलर्जिक रिएक्शन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास में हमें दो तरीके का देखने को मिलेगा। एक हमारे पास में होता है एनाफिलैक्टिक रिएक्शन और एक होता है हमारे पास में एनाफिलैक्टॉइड रिएक्शन। एनाफिलैक्टिक का मतलब होता है कि किसी पेशेंट को पहले कंट्रास्ट से रिएक्शन होने की कोई हिस्ट्री है या किसी दवाई की वजह से ड्रग एलर्जिक हिस्ट्री है उसकी, तो वो अगर उसको कोई रिएक्शन हो जाए तो उसको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन कहा जाता है। अगर कोई एनाफिलैक्टॉइड रिएक्शन की अगर बात करें तो दैट मीन कि उसको पहले कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं थी लेकिन कंट्रास्ट दिया, कंट्रास्ट देने के बाद उसको कोई हिस्ट्री मतलब उसको रिएक्शन हो गई, तो वो हमारी कंडीशन में आएगा एनाफिलैक्टॉइड रिएक्शन। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है। इसके अंदर पे हमारे पास में जो एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है जैसे कि नोजिया हो सकता है, मेटेलिक टेस्ट, नोजिया के बारे में सबको पता है। मेटेलिक टेस्ट सेंसेशन का मतलब है कि उसको टेस्ट आना बंद हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे वो कुछ खाएगा तो उसको उस चीज का टेस्ट नहीं आएगा। उसके बाद में बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। अर्टिकेरिया पेशेंट को हो सकता है, मतलब कि आपने देखा होगा रैशेज पेशेंट को हो जाते हैं बॉडी के अंदर पे, तो वो रैशेज वहां पे पेशेंट को देखने को मिलेंगे। तो ये हमारी बॉडी के अंदर पे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। अब ये रिएक्शन हमारे पास में किस तरीके से होंगे, मतलब कि अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास में ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन माइल्ड में कैसे होंगे, सीवियर में कैसे होंगे, मॉडरेट में कैसे होंगे। तो ये सारे के इसकी कंडीशन क्या है, किस किस तरीके से ये हमारे पास में जो रिएक्शन है ये रिएक्शन किस किस फॉर्म में यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है ना, वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें इसकी सीवियरिटी की तो रिएक्शन जो है कंट्रास्ट मीडिया से वो माइल्ड भी हो सकते हैं, मॉडरेट भी हो सकते हैं, सीवियर भी हो सकते हैं। अगर माइल्ड रिएक्शन होगा तो माइल्ड रिएक्शन का मतलब है कि हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं, उसे मेडिकेशंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, पेशेंट अपने आप से ठीक हो जाएगा, ठीक है। मतलब रिएक्शन ऐसे हैं कंट्रास्ट मीडिया के कि कुछ रिएक्शन पेशेंट को हुआ लेकिन वो अपने आप से ठीक हो गया, दैट मीन के उसमें माइल्ड रिएक्शन हुए थे, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास में है इसमें हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि नोजिया हो गया लेकिन ये माइल्ड है, नोजिया अगर सीवियर कंडीशन में पेशेंट को हो गया उसमें मेडिकेशन देने की आवश्यकता पड़ती है। वॉमिटिंग, लेकिन ये भी माइल्ड है, पेशेंट को 2-3 वॉमिट हुआ, 1-2 वॉमिट हुआ, ठीक हो गया। उसके बाद में माइल्ड रैशेस, मतलब पेशेंट को रैशेस तो हुए हैं लेकिन थोड़ा बहुत आपको वो लगा, उसके बाद में पेशेंट अपने आप से ठीक हो गया। लाइट हेडेक पेशेंट को हो गई। अच्छा, यहाँ पे जो है पेशेंट को हम माइल्ड तो बोल रहे हैं लेकिन जिस टाइम पे पेशेंट को ये रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, अगर उसके थोड़ा भी सर में दर्द हो तो उस टाइम पे हम उसके वाइटल्स चेक करते रहेंगे, उसको बार बार पूछते रहेंगे कि आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं नहीं। अगर उसको थोड़ा भी सीवियरिटी लगेगी तो हमें उसे मेडिकेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जब तक माइल्ड चल रहा है तो अवेयरनेस तो इसके अंदर पे जरूरी है। मतलब पेशेंट से आप बात करते रहेंगे, उसके वाइटल्स चेक करते रहेंगे, जैसे भी आपको डिस्टर्ब लगेगा फिर आप पेशेंट के आगे फर्दर रिएक्शंस के लिए क्या कर दोगे, प्रीफर कर दोगे। तो लाइट हेडेक मतलब कि हमारे पास में पेशेंट को जो हेडेक होगा, सर में दर्द होगा, थोड़ा बहुत दर्द होगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा अपने आप से। या फिर पेशेंट को शॉर्टनेस इन ब्रीदिंग होगी, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफिकल्टी लगेगी पेशेंट को बट पेशेंट विल बी कंफर्टेबल, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर तो इसके अंदर पे पेशेंट की रिक्वायरमेंट हमारे पास में जो है वो अवेयरनेस की है। मतलब हम पेशेंट को बार बार बोलते रहेंगे कि देखो भाई आप ठीक हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आप उसके वाइटल्स चेक करते रहेंगे, आपको सब नॉर्मल लगेगा, सब कुछ आपका सैचुरेशन ठीक चल रहा है, आपके उसके बीपी सही चल रहा है, उसकी सारी चीजें ठीक चल रही है, आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप उसको चेक करते रहिए और जब आपको लगेगा पेशेंट आराम से कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास में माइल्ड रिएक्शन होते हैं, माइल्ड रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं 20 में से 1 को। मतलब अगर 20 लोगों को आपने कंट्रास्ट दिया, किसी एक को माइल्ड रिएक्शन होने के चांसेस होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको यहाँ पे बता दिया पहले कि हमारे पास में ये जो रिएक्शन की बात हो रही है ना, ये रिएक्शन हमारे पास में पेशेंट को तभी होते थे जब हमारे पास में ये जो है हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया यूज कर लिया या लो ऑस्मोलर, लेकिन आजकल तो आइसोस्मोलर कंट्रास्ट, तो इसका रेशियो और भी बड़ा हो गया है, इसका रेशियो और भी, मतलब 20 के अंदर भी नहीं, अगर हम 50 की बात करें तो 50 में से किसी एक को देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी हम अवेयरनेस के लिए यहाँ पे बात कर रहे हैं तो 20 में से किसी एक पेशेंट को यहाँ पे रिएक्शन, माइल्ड रिएक्शन देखने को मिलेंगे हमें। तो दैट मीन इसका जो हमारे पास में परसेंटेज आएगा वो हमारे पास में 5% माइल्ड रिएक्शन देखने को हमें मिलता है। कितना मिलता है? 5%। 100% में से 5% हमें माइल्ड रिएक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद में अगर हम मॉडरेट रिएक्शन की बात करें तो मॉडरेट रिएक्शंस वो होते हैं जिसके अंदर पे हमें ट्रीटमेंट पेशेंट को देने की आवश्यकता होती है। मतलब अब यहाँ पे हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देंगे, हम पेशेंट को मेडिकेशन करेंगे, बट हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंट को एडमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मतलब हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट विल बी कंफर्टेबल, ठीक है। तो ये हमारे पास में जैसे एक्सटेंसिव हाइव्स हो गया, मतलब जो रैशेज हमारे पेशेंट को हो रहे हैं ये ज्यादा बढ़ गए,
तो इसकी हमें मेडिकेशन पेशेंट को करनी पड़ेगी। फेशियल एडिमा, फेस पे हमें स्वेलिंग देखनी स्टार्ट हो गई, ठीक है, इसकी हमें मेडिसिन देनी पड़ेगी। पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, अगर पेन आप पेशेंट को हो रहा है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को मेडिकेशन देनी पड़ेगी। हो सकता है हमें ईसीजी वगैरह चेक करना पड़े यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हाइपोटेंशन, पेशेंट का बीपी जो है वो लो होता जा रहा है, तो उसके लिए भी हमें पेशेंट को क्या करना पड़ेगा, मेडिकेशन करनी पड़ेगी, अंडर ऑब्जर्वेशन पेशेंट को रखना पड़ेगा, ठीक है। बट इसके लिए हमें क्या है, पेशेंट को मेडिकेशन आपने दे दी, ऑब्जर्वेशन में रख लिया, बट आपको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज एडमिट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पेशेंट थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, मेडिकेशन से आप देखोगे थोड़े बहुत देर के बाद वो अपना पेशेंट जा सकता है। उसके बाद में अगर हम सीवियरिटी की बात करें तो सीवियरिटी हमारे पास में पेशेंट की ऐसी होगी कि पेशेंट को रिक्वायरमेंट है अब यहाँ पे पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की। दैट मीन कि ये रिएक्शंस हमारे पास में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी पेशेंट के अंदर पे, ठीक है ना। और हमें पेशेंट को अब जो है मेडिसिन से तो काम, मेडिसिन तो खैर हमें देनी है, लेकिन अब हमें पेशेंट को क्या करना है, एडमिट भी करके रखना है। और हो सकता है कि पेशेंट को हमें आईसीयू में एडमिट करना पड़े, ठीक है ना, इंटेंसिव केयर के अंदर पे हमें पेशेंट रखना पड़े। जैसे कि हमारा सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाएगा, ब्लड प्रेशर के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाएगा हमारा, या बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में चला जाएगा, ठीक है ना, ये हो सकता है हमारे पास में। तो ये सारी चीजों का हमें जो है वो कोलैप्स हो सकता है यहाँ पे। पल्मोनरी एडिमा पेशेंट को हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमारे पास में ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हो जाएगी, और उसके बाद में जो है हमारे पास में एडिमा देखने को हमें मिलेगा। उसके बाद में सीवियर एंजाइना, पेशेंट के चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो जाएगा, है ना, तो ये सारी चीजें होगी। उसके बाद पेशेंट डायरेक्ट कोमा में भी जा सकता है। उसके बाद में पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है, रेस्पिरेटरी अटैक पेशेंट को आ सकता है। और ये जो हमारे पास में रिएक्शन होने के जो चांसेस है, सीवियर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सीवियर रिएक्शन हमारे पास में 2000 में से किसी एक पेशेंट को देखने को हमें मिलता है, ठीक है ना। लेकिन आइसोस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया में बहुत रेयर होता है किसी को कंट्रास्ट मीडिया से रिएक्शन हो। फिर भी हमारे पास में अगर हम कंट्रास्ट मीडिया की सीवियरिटी की बात कर रहे हैं तो 2000 में से किसी एक पेशेंट को हो सकता है रिएक्शन हो जाए। तो इसका जो रेशियो हमारे पास में परसेंटेज का, वो हमारे पास में 0.05% यहाँ पे हमारे सीवियरिटी की आती है। अच्छा, मॉडरेट का हम भूल गए। मॉडरेट के अंदर पे किसी 100 पेशेंट में से किसी एक पेशेंट को हमें सीवियर मॉडरेट रिएक्शन देखने को मिलते हैं, तो इसका जो रेशियो होता है 1% होता है। और सीवियर का जो परसेंटेज होता है वो कितना होता है, 0.05% होता है। तो दैट मीन बहुत ज्यादा लोगों के, मतलब 2000 लोगों के अंदर पे किसी एक पेशेंट को जो है हमारा यहाँ पे कंट्रास्ट मीडिया से रिएक्शन होने के, सीवियर रिएक्शन होने के चांसेस है। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास में सीवियर। अब हम बात करते हैं मोर्टेलिटी की, मतलब कि डेथ रेशियो क्या है हमारे पास में कंट्रास्ट मीडिया की वजह से। तो अगर डेथ रेशियो की बात करें तो किसी 40,000 में से किसी एक पेशेंट की डेथ होती है कंट्रास्ट मीडिया की वजह से, ठीक है। और ये जो हमारा परसेंटेज रेशियो है ये हमारे पास में 0.0025% का, तो मतलब बहुत कम रेशियो हमारे पास में डेथ का है कंट्रास्ट मीडिया से। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास में हम ये कहें कि हमारे पास में पेशेंट को डेथ के रिएक्शंस या सीवियर रिएक्शंस के होने के चांसेस बहुत कम ही होंगे। क्यों होंगे, क्या रीजन है? एक्चुअली हमारे पास में यहाँ पे पेशेंट को पहले कंट्रास्ट देने से पहले प्रिपरेशन करानी होती है, और ये प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है कि कंट्रास्ट मीडिया से पहले होना ही होना है, ठीक है ना। मतलब कि जैसे आप यहाँ पे चेक करते हो बहुत सारी जगह, जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन का आपका पहले टेस्ट होना चाहिए, जीएफआर रेट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में पेशेंट की बैक हिस्ट्री आपको पूरी पता होनी चाहिए कि पेशेंट को कोई पहले मेडिसिन से कोई रिएक्शन थी या नहीं थी, अगर किसी दवाई से भी कोई रिएक्शन है, यहाँ तक कि अगर वो पैरासीटामोल भी खा रहा है उससे भी अगर कोई पेशेंट को कोई रिएक्शन है, कोई इंजेक्शन लगाने से किसी को कोई निशान पड़ जाता है, कुछ हो जाता है, तो वो पूरी हिस्ट्री कंट्रास्ट देने से पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पता करना जरूरी होता है। तो ये अगर हमारे पास में सारी हिस्ट्री हमें पता होगी या सारी चीज़ों का हमने यहाँ पे जो है पूरी चीज़ों का रिकॉर्ड हमने पेशेंट का बनाया होगा, तो इससे जो रिएक्शन होने के चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। और दूसरा, हम आजकल जो है हाई ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया तो बहुत कम यूज करते ही नहीं है ऐसी जगह पे, तो ठीक है ना। लो ऑस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया, आइसोस्मोलर कंट्रास्ट मीडिया यूज होता है, तो इसी वजह से रिएक्शन होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो गए हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में जो हमें डेथ की जो रेशियो है या सीवियर मॉडरेट रिएक्शंस भी बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। माइल्ड रिएक्शन थोड़ा बहुत कहीं पे होने को दिख जाता है, बट जो है सीवियर और डेथ होने के रिएक्शंस तो बहुत ही रेयर दिखते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे पास में पहले हिस्ट्री का हमें पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किसी भी दवाई से, किसी भी चीज़ से हमारे पास में जो पेशेंट का है वो रिएक्ट तो नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है। और बहुत सारी जगहों पे आपको कंट्रास्ट देने से पहले ये भी पता होना चाहिए कि पेशेंट कोई मेडिकेशन तो कंटिन्यूटी में नहीं खा रहा है। जैसे बहुत सारे पेशेंट होते हैं शुगर की दवाई खाते हैं, है ना, मेटफॉर्मिन खा रहे होते हैं, तो हमें वो अवॉइड करवानी होती है, 2-4 दिन के लिए छुड़वानी होती है कि आप इस ड्यूरेशन में आप उसको नहीं खाओगे,
क्योंकि वो भी बहुत रिएक्टेबल होती है, वो भी रिएक्शन कर जाती है हमारे कंट्रास्ट के साथ में। तो इसी वजह से ये सारी चीज़ों का भी रिकॉर्ड हमें पता होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, अपने कंट्रास्ट मीडिया से होने वाले रिएक्शंस को प्रिवेंट कर सके। ठीक है, तो हमारे एडवर्स इफेक्ट के अंदर पे, एडवर्स इफेक्ट ऑफ कंट्रास्ट मीडिया के अंदर पे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोसीजर पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।